हेलो गाइस, कैसे हैं? होप आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। तो आगे हम जावास्क्रिप्ट के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। अभी तक मैंने जावास्क्रिप्ट का क्या सिंटैक्स होता है, कैसे जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई हैं आपको। आगे हम जावास्क्रिप्ट का बेसिक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैं पहले फोकस करता हूं कि वेरिएबल्स के बारे में आप जान लें। वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट में। हाउ द वेरिएबल्स आर डिक्लेयर, हाउ द वेरिएबल्स आर डिफाइंड, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि वेरिएबल्स, बेसिक वेरिएबल्स कैसे काम करता है, कहाँ इसका स्कोप खत्म होता है, कहाँ इसका स्कोप चालू होता है। और बहुत से जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट्स हैं अच्छे अच्छे, जैसे होस्टिंग वगैरह है। तो इनके बारे में इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं, होस्टिंग पता होना चाहिए, होस्टिंग क्या है। बट ये सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट के बारे में होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे डिफाइंड होते हैं, रीअसाइनमेंट कैसे होता है उनका, और स्कोप क्या होता है वेरिएबल्स का, किन जगह पे स्कोप चेंज होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है गाइस। इतना जान लीजिए कि जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले हमें अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता हो गई तो हमारा हमने हाफ ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर ली। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। आप इनको जरूर देखिए, समझिए, इनको समझने की कोशिश करिए। मे बी कुछ लोग इसमें नए हैं जो जावास्क्रिप्ट को नहीं जानते हैं, बट उनके लिए भी मैं कहूंगा कि ये वीडियोस उनके लिए बहुत अच्छी है। आप रिपीट करके वीडियो देखिए, फिर से देखिए वीडियो, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती है तो मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि आपको जितना हो सके अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द concept रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट, बेसिक कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट्स। सो बने रहिए वीडियोस पे, और वी विल जस्ट मूव ऑन some basic understanding of variables. Okay, thank you guys. तो guys, वेरिएबल्स की ये स्लाइड है। मैं कुछ आपको स्लाइड्स के थ्रू बताता हूँ, इसको समझिएगा। वन बाय वन मैं चलता हूँ। आई एम नॉट इन हरी। आप लोग भी इस चीज को बहुत पेशेंस से समझिए, समझने की कोशिश करिए। बहुत बेसिक चीजें हैं, और बेसिक चीजें अगर आपका बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, तो आगे चल के प्रोग्रामिंग आसान हो जाएगी आपके लिए। किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में या किसी भी टेक्नोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको अच्छी तरह से है, तो आप आगे की लड़ाई बहुत आसान हो जाती है। सो अभी मैं एक स्लाइड ये दिखा रहा हूं आपको, जिसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या है, व्हाट इज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या हैं, हाउ वेरिएबल्स आर डिक्लेयर एंड डिफाइंड। वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्कोप क्या वेरिएबल्स का होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है। कहीं पे हम वेरिएबल्स टॉप पे डिफाइन करते हैं, कभी हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल्स अलग अलग जगह पे मैं डिफाइन करता हूँ, इसको ही स्कोप बोलते हैं। तो देर आर थ्री क्वेश्चंस ऑलवेज कम फॉर द वेरिएबल। फर्स्ट इज व्हाट इज वेरिएबल, सेकंड इज व्हाट वेरिएबल्स, हाउ वेरिएबल्स आर डिक्लेयर एंड डिफाइंड, एंड थर्ड इज स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो आगे चलते हैं। तो व्हाट इज वेरिएबल, आपको इतनी छोटी डेफिनेशन है इसकी, आप आराम से इसको ग्रैब कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। एक कंटेनर मैंने बनाया है जिसमें वेर ए इक्वल टू 10 लिखा है मैंने। तो वेरिएबल्स, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट आर कंटेनर्स। एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो simple we can say it's very simple, in one line definition. Variable in JavaScript are containers which hold different kind of values. It's a simple. So variable को
हम डेफिनेशन देते समय इतना जान लें केवल, वेरिएबल्स क्या, अगर कोई पूछता है तो हम सिंपल से बोलेंगे वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट आर कंटेनर्स। कोई कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, वैल्यूज असाइन की जा रही है, वैल्यूज रख रही है। तो वेरिएबल्स एक तरह का कंटेनर होता है, एक तरह का ऐसा समझिए डिब्बा है जिसके अंदर हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, वैल्यूज को रखते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे डिक्लेयर होते हैं, ये सब यहाँ पे जानेंगे। इसमें वन बाय वन लाइन पे चल रहा हूं मैं, और बहुत आप पेशेंस से इसको समझिएगा। वेरिएबल्स आर डिक्लेयर यूजिंग वेर कीवर्ड। एक बात मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करते हैं वो तीन टाइप से करते हैं वैसे तो, क्योंकि अभी मैं एडवांस लेवल की चीजें नहीं बता रहा हूँ, तो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, वन बाय वन चल रहा हूँ मैं। तो वेरिएबल्स वैसे तो तीन टाइप से डिक्लेयर करते हैं, जस्ट लाइक वेर कीवर्ड, फ्रॉम लेट कीवर्ड एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। बट यहाँ पे मैंने अभी वेर दिखाया है क्योंकि मैं वनीला जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर मैं जब एडवांस लेवल पे चलूंगा तो वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा कि कॉन्स्ट क्या होते हैं, लेट क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए हम बेसिक पहले यहाँ समझ समझ लें। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल यूज द वेर कीवर्ड। सो वेर कीवर्ड पुराना वनीला जावास्क्रिप्ट में यूज होता था। ओल्ड जावास्क्रिप्ट जो वर्जन्स थे, जब से ES6 वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन आए हैं, उसमें लेट और कॉन्स्ट का यूज होने लगा है। तो उसका अपना एक बेनिफिट है, उसके बारे में भी बताएंगे, और हम उसकी हैबिट भी कर लेंगे आगे चल के कि हमें लेट और कॉन्स्ट ही यूज करना है। उसका बेनिफिट है, मैं उसके बताऊंगा आपको डिटेल में थोड़ा सा। तो यहाँ बताते हैं हम वेरिएबल्स क्या होता है। डिक्लेयर जब करते हैं तो वेर कीवर्ड से, वेर इज द कीवर्ड, वेर ए, सो दिस इज द डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिफाइन कैसे होते हैं, अगर मैंने लिखा वेर ए इक्वल टू 10, तो मैंने क्या किया उस कंटेनर के अंदर, जैसा कि मैंने अभी बताया था लास्ट प्रीवियस वाले स्लाइड पे कि कंटेनर होल्ड्स द वैल्यू 10। तो यानी कि वेरिएबल में मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी। वो अब वैल्यू नंबर टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप हो सकता है, एनी टाइप हो सकता है। तो वेरिएबल 10, दिस इज कॉल्ड एज डिफाइंड। वेरिएबल अब डिफाइन हो गया, अभी तक डिक्लेयर हुआ था। वेर ए मतलब डिक्लेयर कर दिया। At the first we declare only var a, and in the second line var a equal to 10, it is the definition of variable, कि वेरिएबल को मैंने डिफाइन कर दिया कि वेरिएबल के पास ये वैल्यू है, वेरिएबल होल्ड्स द वैल्यू ऑफ 10 एज ए नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी चीजें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि वेर ए और a इक्वल टू 10, ये भी एक तरीका है, कई लोग ऐसे भी करते हैं। दिस इज द सेकेंड वे ऑफ डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग द वेरिएबल। सो वेर ए एंड a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 यानी a में मैंने 10 असाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला और करके जो मैंने लिखा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि वेर a इक्वल टू 10 कॉमा x इक्वल टू 20। तो मैं एक लाइन में भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकता हूँ, एक लाइन में भी मैं चीजों को असाइन कर सकता हूँ वेरिएबल्स में। तो ये भी एक सिंटेक्स है, कई बार आप लोग ये देखिएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज ऑल्सो द सिंटेक्स। आगे चलते हैं हम। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, अब बात करें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, थोड़ा सा समझिएगा स्कोप के बारे में, स्कोप क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं आपको, और एकदम फोकस होके आप समझिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कोप। वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है, जब भी जावास्क्रिप्ट इंजन, व्हेन द जावास्क्रिप्ट इंजन एक्सेप्ट एनी जावास्क्रिप्ट फाइल, कोई भी फाइल को जब जावास्क्रिप्ट इंजन एक्सेप्ट करता है, एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे पास दो टाइप के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जनरेट होते हैं। अब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है? एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक तरह का इन्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने यहां लिखा है। पहली चीज तो आपको ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट इंजन जब किसी फाइल को लेता है तो वो किसी वेरिएबल के अंदर ही फाइल वो रन करेगी। कोई भी कोड जावास्क्रिप्ट का होगा, वेरिएबल कोई भी कोड होगा, वो उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही रन करेगी। लेकिन उसके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आने से पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जब कोई भी कोड गया उससे पहले क्या हुआ, और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश किया हूं कि कोई वेरिएबल्स होता है, कोई फंक्शन होता है, जब भी एग्जीक्यूट होने जाता है तो उसको दो दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं।
पहला, मैंने यहाँ पे स्कोप ऑफ वेरिएबल में मैंने यहाँ पे दो टाइप से लिया है। स्कोप दो टाइप से होता है, एक होता है ग्लोबल स्कोप और एक होता है फंक्शन स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप में क्या होता है, जब भी कोई भी वेरिएबल डिफाइन होता है, कोई भी फंक्शन डिफाइन होता है, तो वो क्या होता है, ग्लोबल स्कोप में जाता है। ठीक है। और जो फंक्शंस है वो हमारे फंक्शन स्कोप में जाते हैं। वेरिएबल्स अगर आए तो वेरिएबल स्कोप में जाते हैं। तो जब भी जावास्क्रिप्ट का इंजन किसी फाइल को एक्सेप्ट किया, उसने क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उनके स्कोप को। पहले जो वेरिएबल्स हैं उनको उसने ग्लोबल स्कोप में रख दिया, और जितने भी फंक्शंस हैं उनको उसने फंक्शन स्कोप में रख दिया। तो देखिए, मैंने दो चीजें यहां लिखी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ग्लोबल एग्जीक्यूशन, और अब कोई पूछता है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज द इन्वायरमेंट, एक तरह का इन्वायरमेंट होता है जहां पे ये हमारे कोड, जो भी कोड होते हैं वो पार्स होते हैं लाइन बाय लाइन, मतलब उनको रीड करता है इंजन, और उनको एग्जीक्यूट करता है इंजन, इवेल्युएट करता है इंजन। तो पहले तो ग्लोबल स्कोप के बारे में बात करें तो ग्लोबल स्कोप क्या होता है, कॉन्टेक्ट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इन्वायरमेंट वेयर जावास्क्रिप्ट कोड आर पास्ड एंड एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया है कि जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड होगा वो पास्ड होगा, ठीक है, पार्सिंग होगी वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। और सबसे पहला जो डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो ही होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। इट इज द डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट which actually parse each code of JavaScript and execute those codes। तो इसमें मैंने एक बात लिखी है, जावा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज बेस और डिफॉल्ट वेयर ऑल द वेरिएबल्स आर पास्ड एंड एग्जीक्यूटेड एक्सेप्ट फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जो फंक्शन है, अगर फंक्शन किसी ने डिफाइन किया है तो वो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाता है, और जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल एग्जीक्यूशन ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। और फॉर एवरी जावास्क्रिप्ट फाइल दी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज यूनिक। इसका क्या मतलब है कि हर एक फाइल की एक जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, इन्वायरमेंट है, वो यूनिक होगा। एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारी फाइलें रन नहीं करेंगी। ओके, माइंड। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के, अब मैं बात करूं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ, यानी कि जो इन्वायरमेंट जावास्क्रिप्ट की फाइल को मिला, उनके भी दो फेज होते हैं। वो फेज में डिवाइड करते हैं उनको। पहला फेज होता है हमारा क्रिएशन फेज, सेकंड फेज होता है एग्जीक्यूशन फेज। क्रिएशन फेज में क्या होता है, मैंने यहां बहुत अच्छे से लिखा, आप इसको समझिएगा क्रिएशन फेज के बारे में। हियर ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। जब जावास्क्रिप्ट का इंजन किसी फाइल को एक्सेप्ट करता है, जब जावास्क्रिप्ट के इंजन के पास कोई फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल जाती है, तो उस समय सबसे पहले ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने कई बार सुना होगा विंडोज के नाम से या ग्लोबल के नाम से। नोड में ग्लोबल के नाम से कहते हैं, और विंडोज जब हम यूज करते हैं, नॉर्मल जो विंडो हम चलाते हैं जिसमें ब्राउजर्स वगैरह हैं, उनमें वो विंडोज का यूज करते हैं, विंडोज ऑब्जेक्ट बनता है। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट एक विंडोज ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें मैंने बताया कि हियर ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड लाइक विंडो एंड ग्लोबल, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड दैट बाइंड टू द ग्लोबल। फिर एक बार इसके बाद क्या होता है, जब हमारी फाइल एग्जीक्यूट होना चालू हुई, क्रिएशन फेज स्टार्ट होता है। दो फेज यहां बताया मैंने। एग्जीक्यूशन, पिछली पिछली वाली स्लाइड में अगर हम चले जाएं तो ऐसे आपको समझना है। पहले जब फाइल आई तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास में सारे वेरिएबल्स आ गए जावास्क्रिप्ट के, और फंक्शन जो भी डिफाइन हुए हैं वो कहां पे आ गए, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट स्लाइड में, अब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी दो फेज में काम करता है। एक होता है क्रिएशन फेज, एक होता है एग्जीक्यूशन फेज। क्रिएशन फेज में क्या होता है कि कुछ हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स जनरेट होते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। स्टार्ट जब जब हमारा कोड पार्स होना चालू होता है, जब हमारा कोड क्रिएशन फेज में होता है, तो क्या होता है कि क्रिएशन फेज में विंडोज ग्लोबल ऑब्जेक्ट जनरेट होते हैं। और जिसमें क्या होता है कि जो विंडोज ऑब्जेक्ट होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो होता है, वो उसको दिस बाइंड करता है। दिस एक कीवर्ड है जो एक तरह के, समझ लीजिए, विंडो ऑब्जेक्ट ही होता है। विंडो ऑब्जेक्ट होता है। हियर ऑल द वेरिएबल्स आर। अब देखिए, जब कोई भी कोड हमारे पास आता है, मैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूं एक बार आपको,
एक प्रोग्राम दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो प्रोग्राम है, छोटा सा एक प्रोग्राम है सम का। यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए गए हैं, ए और बी। तो कभी भी वेरिएबल्स जब लेते हैं हम, तो सबसे पहले क्रिएशन फेज में, इसकी बात करें हम, क्रिएशन फेज में क्या होता है, क्रिएशन फेज में क्या होता है, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं मिलती है। यानी कि दीज वेरिएबल्स इन द क्रिएशन फेज, दीज वैल्यूज आर ओनली डिफाइंड, सॉरी, आर ओनली डिक्लेयर नॉट डिफाइंड। यानी उन वेरिएबल्स को केवल हम डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमारा क्रिएशन फेज होता है। जितने भी वेरिएबल्स हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनने के बाद में, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब अनडिफाइंड फॉर्मेट में रहते हैं, अनडिफाइंड स्टेज पे रहते हैं, उनके पास कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब यहाँ पे एक और चीज छोटा सा मैंने नोट करके लिखा है, मेमोरी असाइनमेंट। अब क्या होता है, उन वैल्यूज की मेमोरी असाइनमेंट का काम चालू हो जाता है। ये मैं एक तरह का आर्किटेक्ट लेवल पे चीजें बता रहा हूं, जिसको आप ध्यान से समझ सकते हैं कि जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो क्या होता है। जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो हमारे पास दो तरह के स्कोप जनरेट होते हैं, दो तरह का स्कोप प्रोवाइड करता है हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन। पहला क्या है, ग्लोबल होता है। दूसरा जो फंक्शंस बेस्ड होते हैं वो सारे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक तरह का इन्वायरमेंट होता है। अब उसके बाद जब हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गए तो उसमें दो टाइप के फेज बनते हैं। एक होता है क्रिएशन, जब हमारे पास चीजें क्रिएट हो रही हैं, जिस समय क्रिएट हो रहा है, दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ एनी कोड, एनी लाइन ऑफ कोड। तो क्या होता है, वेरिएबल्स हमारे पास है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिक्लेयर होते हैं, फिर डिफाइन होता है। जिस टाइम डिक्लेयर होते हैं उस टाइम मेमोरी का असाइनमेंट होता है, यानी मेमोरी के पास में वेरिएबल के नाम को केवल रखा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है ए, एक ए के नाम को मेमोरी ने रखा, तो कह रहा है वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेयर ओनली, जो फंक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं आर असाइन टू कॉल स्टैक, कॉल स्टैक में असाइन होते हैं। ऑब्जेक्ट और जो फंक्शंस वैल्यूज होती हैं, यानी फंक्शन को जो मैंने रिटर्न किया, जो उनकी वैल्यूज आ रही हैं, उनके उनको असाइन करते हैं हीप में। ये थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे आपको हो सकता है पूरी चीजें ना क्लियर हो, बट यहाँ पे इतना समझ लीजिए, जो वेरिएबल्स और फंक्शंस जो हमने डिक्लेयर किए हैं वो कॉल स्टैक के पास में जाता है। देयर दो मेमोरी के कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टैक एंड हीप। तो जो स्टैक होते हैं उसमें नॉर्मल वेरिएबल्स हमारे पास में डिफाइंड रहते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स की वैल्यूज, नॉर्मल वेरिएबल्स का नाम जाता है वहां पे, नॉर्मल वेरिएबल्स जो है असाइन होते हैं, तो उनको कहते हैं हीप। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो फंक्शंस की वैल्यूज जो हमारे पास में रिटर्न होके आ रही है, जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, कहीं असाइन हो रहा किसी वेरिएबल में, वो हमारे हीप में जाते हैं। हीप एक मेमोरी का कंसेप्ट है, ठीक है। और स्टैक, स्टैक ओवरफ्लो के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो उनकी वैल्यू क्या होती है, डिफाइन होती है। तो आगे हम चलते हैं एग्जीक्यूशन फेज। अभी तक था क्रिएशन फेज, जहां वेरिएबल्स हमारे पास में आए और उनको कोई वैल्यू नहीं मिला, दे आर अनडिफाइंड, वो अभी अनडिफाइंड स्टेज में है। तो मेमोरी असाइन हो चुका है, अनडिफाइंड स्टेज में है वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। आगे चलते हैं एग्जीक्यूशन फेज में। कहता है वेयर एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन बिगिन, जहां पे हमारा एक्चुअल कोड रन होना चालू होता है, दैट इज कॉल्ड दी एग्जीक्यूशन फेज। हियर वैल्यूज आर असाइंड टू। अब क्या होता है, जब मैं इसकी बात करूं तो देखिए, अभी तक क्या था, हम ऐसे समझे, ये जो वेर ए इक्वल टू ए लिखा है, वेर ए, तो अभी मैंने यहाँ वेरिएबल अनडिफाइंड है, वेरिएबल के पास में कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई, तो अनडिफाइंड, वेयर नथिंग इज डिफाइंड टू दिस वेरिएबल, यानी केवल डिक्लेरेशन हुआ है। तो डिक्लेरेशन क्या है, क्रिएशन फेस है। और जब वैल्यू कोई असाइन हुए थे, व्हेन वैल्यूज आर असाइन टू दैट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द क्रिएशन फेज। वैल्यूज धीरे धीरे असाइन होना चालू हुई, उस मेमोरी के अंदर अब वैल्यूज हमारी आने लगी। उसके बाद क्या हुआ, हियर वैल्यूज आर असाइन टू ए वेरिएबल एंड फंक्शंस आर इन्वोक्ड। अब फंक्शन को भी इन्वोक किया गया विद वैल्यूज इनसाइड द फंक्शन पैरामीटर। हो सकता है फंक्शन के अंदर पैरामीटर हो, जैसे मैंने इसको इस वाले फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर रखा है, दो आर्गुमेंट्स हैं, दीज आर टू पैरामीटर्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने फंक्शंस, यहाँ यहाँ मैंने फंक्शंस रख दिए। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि मुझे ए और बी यहाँ पे वैल्यूज रखना चाहिए था, ठीक है। सो ए और बी की वैल्यूज जब यहाँ पे आएगी, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन के पैरामीटर्स यहाँ पे आने लगे, अब आर्गुमेंट्स आने लगे। जब आर्गुमेंट्स आ गए तो वो दोनों आर्गुमेंट्स की जो वैल्यूज 2 और 3 थी, वो क्या हुआ, सम हो गया और रिटर्न हो गया। तो जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल किया, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन असाइनमेंट। यहाँ पे फंक्शन असाइनमेंट होना चालू होता है, आर्गुमेंट असाइन टू द वैल्यूज।
ठीक है, और फंक्शन हमारा इन्वोक हो गया, यानी फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो आपने यहां समझा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक इन्वायरमेंट हुआ, इन्वायरमेंट जनरेट हुआ जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। और दो टाइप के स्कोप्स हैं हमारे पास में, ग्लोबल एग्जीक्यूशन है, फंक्शन एग्जीक्यूशन है। उसके बाद में उन स्कोप्स के बाद में क्या हुआ कि वो दो टाइप के हमारे पास एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के फेज आए। फेज वन में क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज और फंक्शंस हमारे पास डिक्लेयर हैं, वो सारी वैल्यूज और फंक्शन मेमोरी में असाइन हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द क्रिएशन फेज। वैल्यूज आर अनडिफाइंड देयर। उसके बाद वैल्यूज में वैल्यूज जब हम इंसर्ट करने जाते हैं, डिफाइन करने जाते हैं, और फंक्शंस को हम जब इन्वोक करना चालू करते हैं विद पैरामीटर्स, अगर कोई पैरामीटर फंक्शन है तो वो क्या हुआ कि हमारे पास में वो एग्जीक्यूशन फेज में आता है। तो ये सारी बातें आप शायद यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो टाइप के स्कोप होते हैं, ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। और फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप में दो टाइप के एग्जीक्यूशन फेज होते हैं, क्रिएशन फेज एंड एग्जीक्यूशन फेज। अब एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है जिसमें क्या होगा, ए और बी की वैल्यू होगी। से स्टार्ट में ए और बी अनडिफाइंड रहता है। जैसे मैंने इसमें वैल्यू असाइन की है, व्हेन आई एम असाइनिंग सम ऑफ द वैल्यूज जस्ट लाइक 2 and 3, तो क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं नीचे आया एग्जीक्यूट करने के बाद में, ये हमारे क्रिएशन, ये वाला फंक्शन, जो फंक्शन की जो बॉडी है, ये हमारे क्रिएशन फेज में है। जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो हमारे क्रिएशन फेज में है। उसके बाद में क्या हुआ, व्हेन फंक्शन इज कॉल, व्हेन फंक्शन इज इन्वोक्ड कॉल, दीज कीवर्ड्स आर यूज्ड। इन्वोक, जैसे फंक्शन हमने यहाँ पे इन्वोक किया तो क्या हुआ, एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हो गया। इनको वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन होना चालू हो गई। फिर उसके बाद में जैसे फंक्शन ये मैंने कॉल किया, ये वैल्यूज मैंने इसके पैरामीटर्स में पास किया, ए और बी, 2 and 3, रिटर्न होने के बाद में 5 आया, तो हमारे पास में रिजल्ट 5 आ जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आर्किटेक्ट लेवल पे और चीजें, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कैसे बनता है, क्या बनता है, थोड़ा सा मैंने इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जैसे फेज मैंने बताया क्रिएशन, तो क्रिएशन फेज में मैं आ गया। क्रिएशन फेज में सबसे पहला जो फेज होता है, मैंने बताया कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, जिसको हम विंडो कहते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट कहते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्या होता है, जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है, वो वो सारे दिस में बाइंड होते हैं, यानी दिस उनको बाइंड करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ए की वैल्यू मैंने बताया था, जब क्रिएशन फेज होता है तो क्या होता है कि ए की वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, अनडिफाइंड रहती हैं। उस समय हमारे पास ए की वैल्यू अनडिफाइंड रहती है, इसी तरह से बी की वैल्यू भी अनडिफाइंड रहती है। फंक्शन का डिक्लेरेशन फेज केवल होता है वहां पे, फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया है, फंक्शन को केवल डिफाइन किया, द फंक्शन बॉडी इज ओनली डिफाइंड इन द क्रिएशन फेज। आगे चलते हैं हम, एग्जीक्यूशन फेज चालू होता है। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, फिर से वही विंडो ऑब्जेक्ट होंगी, मेमोरी असाइनमेंट चालू, मेमोरी के अंदर वैल्यूज असाइन होना चालू हो जाती है। दिस ऑब्जेक्ट एज इट इज विंडो ऑब्जेक्ट को बाइंड कर चुका है। उसके बाद में क्या हुआ कि जो वेरिएबल डिक्लेयर था उसमें टू वैल्यूज मैंने क्या किया, असाइन कर दिया। तो अब जो वेरिएबल ए है दैट इज डिफाइंड नाउ विद द वैल्यू ऑफ 2। b वेरिएबल हैज सम वैल्यू 3। देन फंक्शन कॉल, यहाँ फंक्शन कॉल होता है, इन्वोक होता है। उसके बाद में हमारा ये एग्जीक्यूशन फेज चालू हो जाता है, एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। तो ये सारी चीजें थी गाइस। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो स्लाइडर मैंने आपको दिखाया है, उस स्लाइडर के थ्रू आप चीजों को अपने साथ साथ में आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में जान सकते हैं। ये स्लाइडर मैंने 1 by 1 करके बहुत आराम से दिखाई है आपको, ये स्लाइडर आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे होस्टिंग के ऊपर। होस्टिंग क्या है, क्योंकि वेरिएबल्स चल रहा है तो होस्टिंग भी पता होना चाहिए। और भी वेरिएबल्स के बारे में जो कंसेप्ट होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।